नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा, एक बेहतरीन क्लास हमारी चल रही थी और वो क्लास थी एस्ट्रोनॉमी। और हमने पिछली क्लास में पूरी एस्ट्रोनॉमी को समझने की कोशिश की कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ा जाना है। और एक लंबी लिस्ट के बाद क्लास के लास्ट में हम उस रोमांटिक मोड पे आकर के खड़े हुए कि अब हमें अगली क्लास में वो चैप्टर पढ़ना है जो ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी दोनों का सबसे इंटरेस्टिंग मैटर माना जाता है। और वो मैटर था ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सल कह सकता हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और एक कल्पना के साथ, क्योंकि जिस समय ब्रह्मांड पैदा हुआ था उस समय किसी ने देखा तो था नहीं, तो कल्पना के साथ साइंटिफिक एनालिसिस दोनों चीजें लेकर के विभिन्न एस्ट्रोनॉमिस्ट ने इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की कि हमारा यूनिवर्सल कैसे बना। और यूनिवर्सल की कुछ थ्योरी हैं जो हमारी सिलेबस में दी हुई है और आज तक यूनिवर्सल को उन थ्योरियों ने समझाने की कोशिश की है। एक चीज मैं आपके दिमाग में ये भी डालना चाहता हूं कि ये इंटरेस्टिंग मैटर है, इसको एज ए लाइफ जिए, मतलब इस मैटर को पढ़ें तो आप उसी जगह विचरण करने की कोशिश कीजिए जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक आपके सामने प्रश्न रखता हूं कि ब्रह्मांड कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? जैसे पहला प्रश्न है कि कब पैदा हुआ ब्रह्मांड। अब आप कहोगे साहब ये तो बड़ा विचित्र है। अब मैं आपसे पूछता हूं आज तारीख क्या है? आप कहेंगे आज तो 8 मई है। 8 मई सन 2020 है। आपका उत्तर यह होगा। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपने टाइम स्केल पढ़ा होगा, टाइम स्केल या टाइम लाइन पढ़ी होगी। एस्ट्रोनॉमी में टाइम लाइन का मतलब होता है समय रेखा। आज की डेट से आप टाइम लाइन पे बैक भी जा सकते हैं और आगे भी, आगे वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, बैक जा सकते हैं, अच्छी तरीके से जा सकते हैं। अब ये सब क्या बात कर रहे हैं? टाइम लाइन पे बैक। अरे आपने देखा है आज 8 मई है तो कल 7 मई को क्या घटना घटित हुई? आपने ऑब्जर्व किया है? 6 मई पे जाइए, 5 मई पे जाइए, 4 मई पे जाइए, 2019 पे जाइए, 2018 पे जाइए, 2017 पे जाइए, 19वीं शताब्दी में जाइए, 18वीं शताब्दी में जाइए, 17वीं शताब्दी में जाइए, ईसा के बैग जाइए, ईसा के बैग 4000 जाइए, 10,000 जाइए, लाख जाइए, 10 लाख जाइए, करोड़ जाइए, फिर टाइमलाइन पे बैक जाइए, 2 करोड़ जाइए, अरब जाइए, 4 अरब जाइए, 6 अरब जाइए। आपको कहां ले जाना चाहते हैं? वहां ले जाना चाहते हैं जहां से टाइम की शुरुआत हुई। बड़ा प्रश्न है। वहां ले जाना चाहते हैं जहां से टाइम की शुरुआत हुई। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। तो जाइए बैक, रफ्तार के साथ जाइए और वहां तक जाते रहिए जहां तक टाइम शुरू हुआ है। भागते 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 बैक जाने की कोशिश करोगे, इतना भागोगे, इतना भागोगे कि टाइम लाइन पे विद्वानों के अकॉर्डिंग आज से 15 अरब वर्ष पहले चले जाओगे, टाइमलाइन एंड हो जाएगी और तुम्हें
और घटनाओं के साथ जाना है। बैक जाना है तो घटनाओं के साथ जाना है। सर ऐसे कैसे घटनाओं के साथ जाना है? अपन ने जियोलॉजिकल टाइम इंडेक्स पढ़ी थी, वो तो आपने समझी थी। उस जियोलॉजिकल टाइम इंडेक्स में आप बैक जाइए। मैंने कहा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले ओराइगन ऑफ अर्थ पृथ्वी पैदा हुई। घटना का एनालिसिस कीजिए, घटना के साथ जिए कि मैं 4.60 अरब वर्ष बैक आ गया हूं, पृथ्वी पैदा हो गई है। और बैक जाइए 5 अरब, सूर्य पैदा हो गया। और बैक जाइए, और बैक जाइए 10 11 12 अरब, स्टार्स पैदा हो गए, गैलेक्सीज पैदा हो गई। 12 13 अरब नेबुलाएं बन रही है, न्यारिकाएं बन रही है। और जाइए, न्यारिका बनने से पहले क्या हुआ, और पहले जाइए। और जो नवीनतम आंकड़े हैं वो 13.7 अरब वर्ष पहले ले जाकर के स्टॉप कर देंगे। भाई तेरा टाइम खत्म हो गया। और बैक यदि पुराने जो हमारे ऑथर है उनके हिसाब से जाएंगे, 15 अरब साल बैक जाएंगे, भाई तेरा टाइम एंड हो गया। और वहां एक भयंकर विस्फोट तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत चीज पढ़नी है, इसलिए इसे आनंद के साथ जीना है। तो हेडिंग डालिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्सल। देखो, आज तक 6 ऐसे मत आए हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो एज ए एग्जाम की दृष्टि से हम इसे पढ़ेंगे, केवल व्यवहारिक नहीं पढ़ेंगे, एज ए एग्जाम यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी और आरपीएससी के कुछ एग्जाम और छोटे लेवल की वृत्तियों के अंदर इस चैप्टर को अच्छा पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमी को। तो एज ए एग्जाम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की 6 सिद्धांत है। पहले तो अपन उन 6 सिद्धांतों का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ेंगे। 6 सिद्धांत में आप पहला सिद्धांत सृष्टि रचना सिद्धांत है। ये धार्मिक मान्यता पर आधारित है। ये 6 थियरी हैं। आज की क्लास में हम केवल एक ही थियरी को पढ़ने वाले, बिग बैंग थियरी। और वो थियरी पहले इसलिए पढ़ रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे सर्वाधिक मान्य और वैज्ञानिक तथ्यों पे कुछ हद तक खरी उतरने वाली थ्योरी है। बाकी स्टडी स्टेट थ्योरी, गॉड बॉडी और हॉयल की है, इसका भी अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। इन्फ्लेक्शन थ्योरी एलन गुथ की है। ऑसिलेशन जो सर्किलाकार है, सडेजा का है। ऑसिलेशन ब्रेन मॉडल भी है। और अनोखे सिद्धांत है होलोग्राम, क्रिस्टिज्म और सिमुलेशन थ्योरी। तो उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम केवल पहली थियरी को ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस थियरी से ही ज्यादातर प्रश्न पढ़ते हैं। तो आप अगली हेडिंग डालो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थ्योरी में बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में बोलेंगे महाविस्फोट सिद्धांत। हिंदी में लिख दो, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। नीचे एरो करके लिखो, इसको दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने। इसका जो प्रतिपादक था वो था जॉर्ज लेमेटेयर। लेमेंत्रे भी लिखा हुआ है। इस थियरी को दिया था 1894 से 96 में। देखो कई जगह आपको 1920 का दशक भी मिलेगा,
कई जगह 1960 भी मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग टाइम की व्याख्या है। जॉर्ज लेमेटेयर ने जो थ्योरी दी थी वो 1894 में दी थी। ये बेल्जियम का खगोलज्ञ था। लेकिन इस थ्योरी को 1894 और 96 में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आप अगली लाइन लिखो, इसकी जो स्पष्ट व्याख्या थी, इसकी जो स्पष्ट व्याख्या थी वो 1967 में की थी, और वो की थी रॉबर्ट बेगोनर ने 1967 में। उसके बाद रॉबर्ट वेगोनर की थ्योरी के बाद, यानी उसकी व्याख्या के बाद, ये थोड़ा चलन में आया। हालांकि 1894 से 1894 के बीच में लेमेटेयर ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को दुनिया के विद्वानों ने ज्यादा परखा नहीं था, ज्यादा समझा नहीं था, ज्यादा जाना नहीं था। इसलिए उस थ्योरी को थोड़ा डिसमिस करना पड़ा वहां लेमेटेयर को। उसके बाद हबल टेलीस्कोप आई, एडविन हबल ने। उसके बाद कुछ और थ्योरियां आई। उनके जो एविडेंस थे वो एविडेंस लेमेटेयर की थ्योरी में ढूंढे जा रहे थे। तब विद्वानों ने फिर पलटे पन्ने और लेमेटेयर की थ्योरी में जाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा विद्वानों के सामने क्या आया, तब इस थ्योरी को उन्होंने मानने को मजबूर हुए। तो 1920 के अंदर, 1920 के अंदर एडविन हब्बल नाम के विद्वान की एक थ्योरी आई 1920 में। यह वही हब्बल है जिसने यूनिवर्सल टेलीस्कोप बनाई थी, और उसके द्वारा उन्होंने यूनिवर्सल के पिंडों का एक्सप्लेन किया और पाया कि यूनिवर्सल का प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड से दूर जा रहा है। और फिर बड़ी रोचक चीजें सामने आई कि खास ये मैटर तो जॉर्ज लेमेटेयर ने पहले भी बताया था। तो 1920 के अंदर हब्बल की थ्योरी आई, जिसे स्फीतीकरण या फैलाव की थ्योरी कहते हैं। तो हब्बल की थ्योरी के बाद यह मान्यता मिली कि जॉर्ज लेमेटेयर सही है, और फिर जॉर्ज लेमेटेयर की थ्योरी पे एनालिसिस हुआ। और उसके बाद कोबे अभियान भी हुआ। हब्बल थ्योरी के अलावा इसको स्पष्ट करने के लिए कोबे मिशन चलाया गया। अपन आगे पढ़ेंगे कोबे मिशन क्या है। जॉर्ज मैदर के निर्देशन में, डायरेक्शन में चलाया गया। चलो थोड़ा यहां आ जाते हैं बाकी चीजें छोड़ करके। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेटेयर ने 1894 से 1896 में दिया। ये बेल्जियम के खगोलज्ञ थे, और इस सिद्धांत की व्याख्या थी वो रॉबर्ट बेगोनर ने 1967 के अंदर की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बिग बैंग थ्योरी। पहले तो अपन उनका संक्षिप्त नोट लिखेंगे, उसके बाद उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आप एरोज करके लिखो डार्क पॉइंट, डार्क पॉइंट ऑब्लिक सघन बिंदु, डार्क पॉइंट ऑब्लिक सघन बिंदु। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा इसका लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। आगे लिख दो मटर के दाने के समान,
मटर के दाने के समान। जॉर्ज लेमेटेर ने तो ये नहीं कहा था। सुनो, मामला क्या है? मामला ये है कि थोड़ा आज के यूनिवर्सल का मैं एक्सप्लेन कर दूं। आज के यूनिवर्सल में सबसे बड़ा जो कोई पिंड है तो वो हम स्टार्स ग्रुप यानी गैलेक्सीज को मानते हैं। मिलियन गैलेक्सीज है इस ब्रह्मांड में, अरबों आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में। एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, मींस सन लाइक स्टार, सूर्य जैसे जैसे एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और एक तारे का अपना परिवार है, जैसे सूर्य का अपना परिवार है जिसमें प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स है। तो इस तरीके से अरब इंटू अरब स्टार्स का कितना प्लैनेट्स और ये सैटेलाइट्स होगा, अनंत कल्पना कीजिए आप, अनंत कल्पना। और न जाने कितने एस्ट्रॉयड यानी धूमकेतु हो गए, मेटेरॉइड्स उल्काएं होगी, कॉमेट्स होंगे, ये सारी चीजें बड़ी मात्रा में आज है। और पृथ्वी जिसका स्पेयर बहुत बड़ा है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का, तो पृथ्वी से तो बहुत सारे बड़े बड़े पिंड इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं जिनका स्पेयर बहुत बड़ा होगा। न जाने कितनी इनकी डेंसिटी वगैरह होगी। थोड़ा टाइम को कोलैप्स कीजिए, पीछे की तरफ जाइए, समेटिए। जॉर्ज लेमेटेर ये कहता है, या बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि आज यूनिवर्सल में जितने पिंड थे वो आज से 15 अरब वर्ष पहले, ये जो डार्क पॉइंट था, ये डार्क पॉइंट आज से करीबन 15 अरब वर्ष पहले था। और जो नवीन मान्यता है वो 13.7 अरब वर्ष पहले मानती है। जितना सारा मैटर आज ब्रह्मांड में है वो सारा मैटर एक समय एक स्थान पर एक डार्क पॉइंट, एक सघन बिंदु के रूप में केंद्रित था। मीन्स तुम्हारा सूर्य, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारे सारे ग्रह, सूर्य जैसे जैसे सारे स्टार्स, मिल्की वे, मीन्स आकाश गंगाएं, सारी आकाश गंगाओं का सारा मैटर एक जगह इकट्ठा था और वो एक छोटे से पॉइंट के रूप में था। और वो पॉइंट कितना था, जॉर्ज लेमेटेर तो उसका आकार नहीं बताता है, लेकिन दुनिया का एक महान फिजियोलॉजिस्ट हुआ, एस्ट्रोलॉजिस्ट हुआ, खगोल शास्त्री हुआ, जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस से पूरी दुनिया जानती है। स्टीफन हॉकिंग ने उस डार्क पॉइंट, उस सघन बिंदु को जो आकृति थी वो मटर के दाने जैसे बनाई थी। और उसकी एक किताब बहुत चर्चित है, हालांकि कभी कभार आपकी पूछी जा सकती है। किसकी किताब? स्टीफन हॉकिंग की किताब, जो दुनिया का सबसे जाना माना खगोलविद था। समय का संक्षिप्त इतिहास, किताब का नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास। समय का संक्षिप्त इतिहास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसमें स्टीफन हॉकिंस ने उस डार्क मैटर, सघन बिंदु की आकृति मटर के दाने के समान बताई थी। थोड़ी इस डार्क पॉइंट की विशेषता देख लो। हाई डेंसिटी, सॉरी हाई नहीं लिखूंगा, अनंत लिखूंगा। अनंत घनत्व था, अनंत ताप था, अनंत ताप था। घनत्व पता ही नहीं कितना घनत्व था। टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर था। व्हाट, क्यों क्यों इतने छोटे से पॉइंट के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी क्यों थी? क्योंकि ध्यान रखना, ये जो पॉइंट था, आज दुनिया की जितने फोर्सेज है, जितने बल है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उस समय सारे बल एक साथ काम कर रहे थे। मींस
ग्रेविटेशन भी था, रेडिएशन भी साथ में था, अपकेंद्रीय भी साथ में रहा होगा, अभिकेंद्रीय भी साथ में रहा। जितने एनर्जी फोर्स है वो सारे फोर्स इस पॉइंट में थे। अब मैं कहूं इस पॉइंट की व्याख्या हम नहीं कर सकते, ये पॉइंट कैसा था, इसीलिए तो इस पॉइंट को विलक्षणता कहा जाता है। भौतिकी में इस पॉइंट को विलक्षणता कहा जाता है। विलक्षणता कहते हैं ना कि वो विलक्षण बिंदु था, उनके लक्षणों की व्याख्या नहीं हो सकती। सिंगुलरिटी जिसको फिजिकी में कहते हैं सिंगुलरिटी, तो विलक्षण बिंदु था। मैटर क्लियर हो गया? न हम थे, न पृथ्वी थी, न सूर्य थी, न गैलेक्सीज थी, न नंबुला थी, न स्टार्स थे, सब कुछ एक पॉइंट के रूप में था। कब? 15 अरब वर्ष पहले। कौन कहता है? लेमेटियर कहता है, मींस बिग बैंग थ्योरी कहती है। तो डायरेक्ट पॉइंट क्लियर हो गया, वो मटर के दाने के समान था। ये स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहता है। चलो जो भी है, ये तो मैटर हो गया कंप्लीट। अब क्या हुआ? अब अगला एरोज करके लिखो, बिग बैंग हुआ। अब लिखो बिग बैंग, आगे कोष्टक में लिख दो 15 अरब वर्ष। नवीन मत है 13.7 अरब का, अपन 15 अरब के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। बिग बैंग हुआ, और यहां आप स्टार लगा करके लिखना, बिग बैंग से 3 चीजें निकली। यहां से समय, स्थान और पदार्थ, टाइम, स्पेस, मैटर आया। 3 चीजें ये लिख दो, समय, स्थान और पदार्थ। सुनो, थोड़ी कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट बड़ा खतरनाक था। भला इस पॉइंट का जीवन कहां तक संभव था? ऐसा पॉइंट जिसका आयतन कम, डेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर हाई, सारे फोर्सेज एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो मरना ही था। भौतिकी में ऐसा बिंदु हो जाता है तो उसको तो मरना ही पड़ता है। जॉर्ज लेमेटियर कहते हैं मर गया। ये हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी वाला पॉइंट आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्लास्ट कर गया, फट गया, और उस घटना को कहते हैं बिग बैंग, महाविस्फोट। कब हुआ? 15 अरब वर्ष पहले। नवीन मत क्या कहता है? ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और मैंने कहा था ना कि टाइम स्केल पे भागते जाओ, वापस भागते जाओ, भागते जाओ। जैसे ही आज से 15 अरब वर्ष पहले जाओगे वहां रुक जाओगे, क्योंकि उससे पहले न टाइम था, न जगह थी, मतलब न एरिया था, और न मैटर था, पदार्थ भी नहीं था, वो एक मटर का दाना था। तो उस मटर के दाने में बिग बैंग हुआ। बिग बैंग से 3 चीजें निकल करके आई। बस यूनिवर्सल टाइम की शुरुआत वहां से ही होती है। टाइम वहां से शुरू हुआ। स्थान, आपको स्थान क्या है? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जब पृथ्वी नहीं, गैलेक्सी नहीं, स्टार नहीं, अन्य प्लैनेट्स भी नहीं, तो फिर ये कॉस्मोस तो रहा ही नहीं होगा, ये जगह तो थी ही नहीं, स्थान नाम की कोई चीज नहीं थी। आज तो एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा के बीच में जगह है। आकाश गंगा अपने आप में प्लेसेज है, स्टार अपने आप में प्लेसेज है। एक स्टार का उसका अपना जो फैमिली है, जिसको अपन प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स कहते हैं, उनके बीच में जगह है। सैटेलाइट्स अपने आप में एक एरिया है, पृथ्वी एक एरिया है जिस पर हम रह रहे हैं। उसके ऊपर बहुत सारे एरियाज है, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, लॉट ऑफ कंट्रीज है, इंडिया कंट्री है, इंडिया एक स्पेस है। ये स्पेस पहले नहीं था। जैसे ही ब्रह्मांड क्रिएट हुआ, मींस बिग बैंग क्रिएट हुआ, स्पेस आया। पहले मैटर नहीं था,
आज बहुत सारी सेल्स है, पृथ्वी पे सेल्स है, अन्य ग्रहों पे सेल्स है। ये सेल्स पहले नहीं थी, ये चट्टानें पहले नहीं थी, मतलब मैटर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। न हाइड्रोजन था, न हीलियम था, न ऑक्सीजन थी, अन्य गैसें भी नहीं थी, न सिलिका थी, न मैग्नीशियम था, न आयरन था, न निकल, कुछ नहीं था। मीन्स पदार्थ भी नहीं था। जैसे ही बिग बैंग हुआ पदार्थ आया। तो तीन चीजें बड़े एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड के दौरान टाइम आया, स्पेस आया और मैटर आया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बिग बैंग 15 अरब वर्ष पहले हुआ और तीन चीजें निकल करके सामने आई। बिग बैंग के जस्ट आगे लिख दो, ब्रह्मांड है वो वॉलीबॉल के आकार का बना, वॉलीबॉल के आकार का बना। एक इधर छोटा सा डायग्राम देख लो, ये मटर का दाना, इसमें हुआ विस्फोट, भयंकर विस्फोट। ये यूनिवर्सल बना वॉलीबॉल के आकार का, ये वॉलीबॉल स्टेप है। वॉलीबॉल के स्टेप, अब आपको सर इसमें कितना टाइम लगा होगा? मैं कहूं नगण्य। विस्फोट देखो, एक सेकंड में बहुत कुछ घटित हो गया। एक सेकंड में तो बहुत कुछ घटित हो गया। ये तो सेकंड के कुछ पल की बात है। उसके बाद लिखो, वॉलीबॉल के बाद लिखो फायर बॉल बना, ऐसे लिखो फायर बॉल बना। ये अच्छी घटना है। फायर बॉल, फायर बॉल का मतलब एक आग का गोला बना। इसका अर्धव्यास लिखो, कितना बड़ा बना? इसका अर्धव्यास लिखो, अर्धव्यास। ये जो फायर बॉल है इसका अर्धव्यास 10 अरब मील रहा होगा। और ये जो फायर बॉल बनी है, यहां तीन चीजें आई। बहुत गजब, बहुत गजब, इसको लिखना। फायर बॉल के टाइम में तीन चीजें आई, इलेक्ट्रॉन, और चौथा तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉन भी आया, प्रोटॉन भी आया और न्यूट्रॉन भी आया। और फिर एक डबल कोष्टक करके लिख दो, न्यूट्रिनो आया। बहुत पावरफुल कण, जिसने ब्रह्मांड के आज के मैटर को बनाने में सबसे पावरफुल भूमिका निभाई है। तो न्यूट्रिनो आया, फायरबॉल की है। ये एक सेकंड से अभी तक कम की घटना है। जो ब्रह्मांड था, हमारा यूनिवर्सल था, वो मटर के दाने से फैल करके फायरबॉल बन गया, जिसका अर्धव्यास 10 अरब मील का था। इसी टाइम पीरियड के दौरान, मतलब 1 सेकंड से भी आगे मैं एक और चित्र बनाऊंगा, उसमें पूरी यूनिवर्सल का टाइम स्केल अपन समझेंगे। 10 अरब मील उसका जो रेडिएशन था वो था, इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने और न्यूट्रिनो आ गया। अर्थात ब्रह्मांड को क्रिएट करने वाले मैटर की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। अब जब ये आ गए तो ये भले शांत रहने वाले नहीं थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण है, क्योंकि जब फायरबॉल की कंडीशन बनी थी तब मूल कण अस्तित्व में आ गए। हालांकि इन मूल कणों की वजह से, क्योंकि मूल कण वे होते हैं, ध्यान रखना फिजिक्स की बात है, ये फिजिक्स के स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझते हैं। मूल कण वे होते हैं जो स्वयं बनते हैं। मूल कण वे होते हैं जो स्वयं बनते हैं और वो दूसरे को बनाने की क्षमता रखते हैं, वो मूल कण होते हैं। और एक होता है प्रतिकण। प्रतिकण भी इसी समय आया था। आज पहले मूलकण 3 आए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज तो करीबन 30 एक के नजदीक मूलकण हो गए हैं। एक होता है प्रतिकण। प्रतिकण या जिसको एंटीकण भी बोलते हैं। प्रतिकण 2 वे कण होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे, दोनों का ही विनाश हो जाए, तो वो एक दूसरे के एंटी पॉइंट माने जाते हैं, प्रतिकण माने जाते हैं। तो इस समय मूलकण और प्रतिकण दोनों आ गए और मूलकणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया तो फिर ये चुप रहने वाले नहीं थे। इनके मिलने से एटम बनना ही था।
अब इन्होंने अपना काम यूनिवर्सल में करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद एरो करके लिखो, वृत्त ताप नाभि बनी, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। इस एटमॉस्फेयर का खतरनाक टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। तो अगली कंडीशन में आप लिखो, वृत्त ताप नाभि बनी, वृत्त ताप नाभि बनी, मतलब पूरे यूनिवर्सल के अंदर एक क्राउड एरिया आया जिसका बहुत हाई टेम्परेचर था, और उसके हाई टेम्परेचर होने का कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से इस यूनिवर्सल का टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, ब्रह्मांड का तापमान गिरा। अब तापमान गिरना शुरू हो गया, तापमान गिरा। इसके कोष्टक में लिखो 1 सेकेंड टाइम, मतलब यूनिवर्सल की उत्पत्ति अर्थात बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद ये वॉलीबॉल का बनना, फायरबॉल का बनना, वृत्त ताप नाभि का बनना, ये सब 1 सेकेंड के अंदर अंदर हो गया। 1 सेकेंड के अंदर अंदर खरबों तक, खरबों मील तक ब्रह्मांड का एक्सटेंस हो चुका था, विस्तार हो चुका था। तो तापमान गिरा 1 सेकेंड, कितना गिरा आप आगे लिखो, 4000 डिग्री सेल्सियस गिरा। और इसी टाइम 1 सेकेंड के दौरान ही इन बिगड़े हुए कणों ने कुछ खतरनाक काम कर दिया, और वो खतरनाक काम एटम बनाने का किया। तो इसी में स्टार लगा करके लिख दो, परमाणु बना, परमाणु बना, परमाणु या एटम बना। क्यों बना एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना। क्यों बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए थे तो अब वो इस ब्रह्मांड में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, और उसने नया 1 सेकेंड के अंदर अंदर कर दिया। और वो नया ये किया कि उसने परमाणु बना दिया। ये स्टेज खतरनाक है। आप कौन सा परमाणु बना? देखिए भाई, अभी तो हाइड्रोजन की कोशिश चल रही है, स्वतंत्र परमाणु नहीं बना है अभी तक, तटस्थ परमाणु अभी तक नहीं बना है, अभी हाइड्रोजन की कोशिश चल रही है। हाइड्रोजन आएगा, फिर हीलियम आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में आदिकालीन भगवान के रूप में तो ये 2 ही पहले आए थे। तो आप इतने तक लिख दो, तापमान गिरा 1 सेकेंड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा, क्या हुआ कि परमाणु बना, एटम बना। किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने की वजह से बना। और इस टाइम में बड़ी मात्रा में मूल कण अस्तित्व में आ चुके थे, मूल कण और प्रतिकण अस्तित्व में आ चुके थे। उसके बाद अगली जो घटना है वो घटना बहुत खतरनाक है, और वो घटना 1 मिनट की है। आप एरो करके लिखो, 1 मिनट बाद, यानी बिग बैंग होने के 1 मिनट बाद क्या होगा? कोष्टक में लिखो, ब्रह्मांड ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया, ताप नाभिकीय रिएक्टर बना। ओहो, अब खतरनाक चीज होनी शुरू हो गई। ताप नाभिकीय रिएक्टर मतलब परमाणुओं का संलयन होना शुरू हो गया। आपने साइंस में पढ़ा होगा, संलयन और विखंडन की क्रिया। संलयन होगा, हाई एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी कुछ नया काम करेगी। तो इस समय 1 मिनट बाद, बिग बैंग के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया, और इस ताप नाभिकीय रिएक्टर बनने की वजह से आगे लिखो, हाइड्रोजन नाभिकों से हीलियम बनने की प्रोसेस शुरू हुई। हाइड्रोजन नाभिक से हीलियम बनने की
क्रिया शुरू हुई, बना नहीं है अभी। हाइड्रोजन के जो क्रोड थे उनमें संलयन शुरू हो गया और फिर हीलियम बनने का प्रोसेसर, और ये हाई एनर्जी क्रिएट करने वाला प्रोसेसर था। तो यहां हम आ गए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1 मिनट बाद क्या घटित हुआ कि ब्रह्मांड ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया। हाइड्रोजन नाभिकों से हीलियम का बनना शुरू हो गया और ये काम 2 मिनट ही चला। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1 मिनट बाद शुरू हुआ और 3 मिनट बाद बंद हो गया। भाई ये काम ज्यादा चलता तो ब्रह्मांड की एनर्जी न जाने कहां तक चली जाती। फिर लिखो 3 मिनट बाद संलयन बंद हो गया। फिर एरो करके लिख दो 3 मिनट बाद संलयन बंद हो गया। थोड़ा सा ब्रह्मांड को आराम आया, ताप नाभिकीय रिएक्टर बना, स्पेयर तेज गति से हो रहा था, फैलाव तेज गति से हो रहा था। 3 मिनट बाद कहा अब थोड़ा रुक जा, अब थोड़ा रुक जा। उसके बाद एक लंबा अंतराल आया, उसके बाद एक लंबा अंतराल आया, क्योंकि इस टाइम तक आफ्टर 3 मिनट्स फॉर बिग बैंग, बिग बैंग के 3 मिनट बाद पूरा यूनिवर्सल अरबों खरबों मील में फैल चुका था। लेकिन एक चीज थी कि अभी तक ब्रह्मांड के अंदर हाई एनर्जी नहीं थी, यानी लाइट एनर्जी नहीं थी। एनर्जी थी लेकिन वो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। ये तो सारा मैटर क्लियर हो गया। आगे टाइम स्केल की 3 मिनट पर आए हैं हम, बहुत पीछे घूम रहे हैं हम। आज से 15 अरब वर्ष पहले हम चल रहे हैं। अभी 3 मिनट तक जो भी घटनाएं हुई उसको हमने देख लिया। अब उसके आगे की घटना हम देखेंगे। तीन मिनट के बाद क्या हुआ, बाद क्या होना था। संलयन और विखंडन का एक हाई प्रोसेसर तो गुजर चुका था। अब जो होना था वो एक खतरनाक काम होना था और उस काम के लिए लंबा टाइम लगना था। तो अगली हेडिंग आप डालो 3.8 लाख वर्ष बाद। ओहो, 3 एक लंबा टाइम लगा। 3.8 लाख वर्ष बाद यहां बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसलिए नोट करना जरूरी है। ये सारी लिमिटेड की थ्योरी में है। बड़े विचित्र ढंग से इसको लिमिटेड ने समझाया है। तो 3.8 लाख वर्ष बाद स्टार लगा करके लिखो CMBR आया। CMBR आया, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन आया। लिखो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन आया। आपको ये क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं ब्रह्मांडीय माइक्रो तरंग पृष्ठ क्षेत्र। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठ क्षेत्र या पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। और एक चीज इसमें आप ये लिख दो कि इसी समय प्रकाश पैदा हुआ, प्रकाश पैदा हुआ। किसकी वजह से? CMBR की वजह से। सर्वप्रथम ब्रह्मांड दृश्यमान हुआ, ब्रह्मांड
दृश्यमान हुआ। अब तक ब्रह्मांड अदृश्य था, इस टाइम में ब्रह्मांड दृश्यमान हो गया। अब क्या हुआ, जो संलयन बंद हुआ था उसके बाद हाइड्रोजनिक अणुओं से हीलियम का प्रोसेसर जारी था। इस ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को हीलियम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, वो एनर्जी बाहर निकल गई एनवायरमेंट में, मतलब मैं कह दूं ब्रह्मांड में निकल गई, और उस एनर्जी ने ब्रह्मांड को लाइट दिया और पहली बार ब्रह्मांड दृश्यमान हो गया। और वो जो लाइट निकली थी उन्हें ब्रह्मांडीय लाइट कहते हैं, ब्रह्मांडीय प्रकाश कहते हैं, या सीएमबी कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन कहते हैं, ब्रह्मांडीय माइक्रो तरंग पृष्ठभूमि कहते हैं। ये CMBR ही है जो ब्रह्मांड का पहला प्रकाश कहलाता है। मीन्स टाइम स्केल पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के 3.8 अरब वर्ष तक ब्रह्मांड अदृश्य था, काला था, लेकिन 3.8 वर्ष बाद CMBR के आने से ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। आपको उसे पता कैसे लगाया? रिलेटिविटी थ्योरी से, सापेक्षिकता के सिद्धांत से टाइम की बैक हिस्ट्री में जाया जा सकता है। और विद्वान ये कहते हैं कि हब्बल टेलीस्कोप से देखा गया, हब्बल टेलीस्कोप से देखा गया, और हब्बल टेलीस्कोप में CMBR को ऑब्जर्व किया गया, उसको पकड़ा गया, और उसमें जो क्लस्टर्स थे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन क्लस्टर्स थे, वो ये सिंबल दे रहे थे कि ये हाइड्रोजन क्लस्टर आने वाली आकाश गंगाओं के बीज है, आने वाली आकाश गंगाओं के बीज है ये हाइड्रोजन क्लस्टर। और हब्बल टेलीस्कोप ने इसे स्पष्ट कर दिया कि CMBR इज द फर्स्ट लाइट ऑफ यूनिवर्सल। तो ये तो साइंटिफिक है, क्लियर हुआ। 3.8 लाख वर्ष बाद CMBR आया, ब्रह्मांड दृश्यमान हो गया, प्रकाश पैदा हो गया। CMBR मीन्स ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि। और ये जो पूरी घटना है इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे फिजिकी में क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में विलय हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में विलय हुआ, और विलय होने के साथ ही तटस्थ हाइड्रोजन बना। क्या बना? तटस्थ हाइड्रोजन। और इस तटस्थ हाइड्रोजन ने सब कुछ काम कर दिया, क्योंकि इसी तटस्थ हाइड्रोजन के द्वारा विकिरण उष्मा छोड़ी गई। क्या छोड़ी गई? विकिरण उष्मा। देखो क्या हो रहा है, 3.8 लाख वर्ष में क्या हो रहा है, CMBR कहां से आया, पूरा समझा दिया। फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने की वजह से तटस्थ हाइड्रोजन बना। इस तटस्थ हाइड्रोजन ने विकिरण उष्मा छोड़ी और पूरा ब्रह्मांड दृश्यमान हो गया। और जो फिर जो दृश्यमान हुआ, जो प्रकाश आया, वो CMBR कहलाया। और CMBR इस ब्रह्मांड के अंदर बनने वाले स्टार्स का बीज था। उसके अंदर जो हाइड्रोजनिक नेबुलाएं बन रही थी, न्यारिकाएं बन रही थी, हाइड्रोजन गैसीय पुंज बन रहे थे, वो गैसीय पुंज आने वाली आकाश गंगाओं के बीज थे। और हाँ, एक चीज ये भी है, क्योंकि ये थ्योरी साइंटिफिक है, CMBR पर स्टडी हुई, और CMBR पर स्टडी करने वाले दो विद्वानों के आप नाम लिख लो। एक का नाम है पेंजियाज और दूसरे का नाम है विल्सन। इन दो विद्वानों ने CMBR पर स्टडी की, और CMBR पर स्टडी करने के कारण इन्हें 1978 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का।
इसलिए ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएमबीआर। तो सीएमबीआर बना, इसका सारा डिटेल, सीएमबीआर की खोज के लिए पेंजियाज और विल्सन को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1978 में। तो ये थियरी गलत नहीं है, ये थियरी कहीं न कहीं सही है। उसके बाद तो 3.8 लाख वर्ष की कहानी हुई खत्म, ब्रह्मांड हो गया दृश्यमान। अब तक ब्रह्मांड था अदृश्यमान। उसके बाद अगली घटना लिखो, 300 मिलियन वर्ष बाद। 300 मिलियन, 300 मिलियंस मतलब 30 करोड़, 30 करोड़ वर्ष बाद सुपरनोवा बना। क्या बना? सुपरनोवा। आकाश गंगा जो 3 स्पाइरल आर्म वाली होती है, 3 स्पाइरल आर्म की कहानी मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके की होती है 3 स्पाइरल आर्म। ये यहां स्टार बनना शुरू होता है, स्टार की प्रारंभ, हालांकि ये अपन स्टार में आगे बढ़ेंगे। यहां स्टार बनना शुरू होता है और ये आकाश गंगा पूरी स्पाइरल के अंदर घूम रही है और यहां आते आते उसमें से मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो वो सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा कंडीशन होती है। उसके बाद जनरल स्टार बनता है। तो ये जो कंडीशन थी सुपरनोवा बनने की, ये 300 मिलियन वर्ष एगो यानी 30 करोड़ वर्ष बाद बने। हालांकि ये जो आकाश गंगा है ये अस्तित्व में नहीं आई थी, ये तो आज का मैंने चित्र बनाया आकाश गंगा का। तो ये सुपरनोवा का आविर्भाव 300 मिलियन यानी 30 करोड़ वर्ष बाद हो गए। वैसे अपन ने टाइम स्केल पढ़ी थी, उसमें जो नवीन मत है उसके अनुसार 12 करोड़ वर्ष पहले 12 अरब वर्ष पहले सुपरनोवा आ गया था। तो 13.7 अरब वर्ष पहले वो घटना हुई थी और 12 अरब वर्ष पहले सुपरनोवा आ चुका था। तो यहाँ मतलब 300 मिलियन 30 करोड़ सुपरनोवा बना और सुपरनोवा बनने के बाद तारे व तारामंडल बनने की घटना शुरू होती है। तारे व तारामंडल बनने की घटना शुरू होती है और फिर गैलेक्सी आती है, फिर आकाश गंगा आती है। तो ये जो 300 मिलियन वर्ष से लेकर के करीबन अपन यूं समझ लें कि 13.8 अरब वर्ष तक का जो टाइम पीरियड था, लगभग आज से 3-4 करोड़ वर्ष पहले का, तब तक स्टार्स बन चुके थे, तारामंडल बन चुके थे और गैलेक्सीज बन चुकी थी। आकाश गंगा भी बन चुकी थी और उसके बाद स्पाइरल होता गया और मौजूदा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो ये है बिग बैंग की कहानी।